नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच पिछले 24 घंटे से मुठभेड़ जारी। 5 लाख के इनामी नक्सली समेत अब तक 2 नक्सली ढेर। पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी की चपेट में। राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट, मैदानों के साथ पहाड़ों में भी रिकॉर्ड तपिश। इस साल के अंत तक भारत और यूरोपीय संघ में मुक्त व्यापार समझौता संभव। ब्रुसेल्स में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर भी जताई चिंता। इजरायली गोलीबारी में गाजा में करीब 60 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने कहा, अराजकता पर काबू पाने के लिए चेतावनी के तौर पर की गई फायरिंग। और बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा में शामिल हों श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अपील, सुरक्षा को लेकर लोगों को किया आश्वस्त। आइए खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच पिछले 24 घंटे से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। जवानों ने नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद कर लिए हैं, जिसमें एक इंसास राइफल, 12 बोर की एक राइफल, अन्य हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान शामिल है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सूरज का पारा इस समय 7वें आसमान पर है। जी हां, पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हीट वेव ऐसी है कि रात में भी गर्म हवा त्वचा को जला रही हो। दिन में चिलचिलाती धूप का भी कहर है। ये आलम पूरे उत्तर पश्चिम भारत में है। बात अगर दिल्ली और एनसीआर की जाए तो लू के इस प्रकोप के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा जैसा दिखाई देता है, लेकिन जो लोग मजबूर हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त हीट वेव होगी। इसे लेकर रेड अलर्ट है। दिल्ली के आयानगर में कल तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया, जबकि सफदरजंग में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रचंड गर्मी और शुष्क पश्चिमी हवाओं ने बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि 13 जून की रात को हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। वहीं आगरा में भीषण गर्मी पड़ रही है। 11 जून को ये यूपी का सबसे गर्म शहर के रूप में दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इस जून में ये दूसरी बार सबसे अधिक तापमान रहा है। एक तरह से आगरा में गर्मी के रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। वहीं पंजाब में बठिंडा का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान और हरियाणा में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। वहीं बात करें पहाड़ी इलाकों की तो जम्मू में अधिकतम तापमान कल 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊना, कुल्लू, बिलासपुर और मंडी में लू चली है। आज और कल हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में भारी गर्मी के चलते हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन धूप खिलने से तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है और पारा 2 से 3 डिग्री और चढ़ने की आशंका है। हालांकि 13 से 15 जून तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। राजधानी शिमला का अधिकतम पारा भी 29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है।
दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली के आयानगर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस और झांसी में 44.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही हरियाणा के हिसार में 44.37 डिग्री सेल्सियस और रोहतक में 46.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब के अमृतसर में 45.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। और बात की जाए जयपुर की तो यहाँ तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कोटा में भी तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया। वहीं बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नौगांव में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। और एक तरफ उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह फिर से दक्षिण पश्चिम मानसून रफ्तार पकड़ सकता है, जिसकी वजह से गोवा, कोंकण और अन्य तटीय इलाकों में बारिश होगी। इस बीच कर्नाटक के कई जिलों में कल रात भारी बारिश हुई, जिसके कारण हुबली और धारवाड़ के कुछ हिस्सों में पानी भर गया। बात करते हैं अन्य खबरों की। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता संभव है। ये बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में जर्मन मार्शल फंड ब्रुसेल्स फोरम पर कही। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है, जो पिछले एक दशक में यूरोप में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हम वास्तव में अपने संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं और FTA इसका केंद्र बिंदु है। We are really looking at deepening our ties. So the centerpiece is the FTA, of course, which has been under negotiation for some time now. But everything that I heard, including this morning from Commissioner Shevchevich, was very positive. A lot has been done, and everything that I heard on this trip gives me the confidence that it's within sight, yes, that by the end of the year it is feasible to do this. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि दुनिया को इस समझने की आवश्यकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव केवल द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, बल्कि आतंकवाद के बारे में वैश्विक चिंता है और ये खतरा अंततः दुनिया के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करेगा। ब्रुसेल्स में एक यूरोपीय मीडिया आउटलेट के साथ साक्षात्कार में उन्होंने ओसामा बिन लादेन के बारे में याद दिलाया और सवाल किया कि वो पाकिस्तानी सैन्य शहर में वर्षों तक रहकर सुरक्षित क्यों महसूस करता था। इधर स्वीडन के दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीडन की टेट्रा पैक स्वीडन कंपनी की MD मैरी सैंडीन के साथ मुलाकात की। इस दौरान सतत पैकेजिंग समाधानों में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही भारत में अनुसंधान एवं विकास पहलों के विस्तार और उन्नत उपकरण निर्माण में क्षमताओं को मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को पवित्र गुफा में पहली पूजा की। इसके साथ ही 3 जुलाई से होने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसे यात्रा की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। इस पहली पूजा के बाद मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं और अन्य लोगों से बड़ी संख्या में कश्मीर आने की अपील की और कहा कि पर्यटकों और भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सेना BRO, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी हितधारकों के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा की शुरुआत के लिए काम शुरू कर दिया है। सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आवें। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था
की है। और न्यूज़ 18 में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। ताज़ा मामला हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी नागरिकों का है, जिन्हें पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण के बाद बांग्लादेशी घुसपैठ मामला राज्य में फिर से गर्मा गया है। क्या अवैध घुसपैठ का बेस कैंप बन रहा है झारखंड? झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फिर सुर्खियों में। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी फरार 15 घंटे के अंदर पकड़े गए। 2 बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल से जबकि 1 रांची से हुआ गिरफ्तार। डिटेंशन सेंटर में लापरवाही को लेकर 6 जवान निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू। झारखंड में तंत्र की विफलता उजागर, भाजपा हुई हमलावर, कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड सरकार एक बार फिर घिरती नजर आ रही है और दावे के विपरीत यह साफ है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी नागरिकों की फरारी इसका प्रमाण है। हालांकि पुलिस की तत्परता की वजह से घुसपैठिए पकड़ लिए गए। बांग्लादेशी घुसपैठ को झारखंड सरकार नकारती रही है, लेकिन अब इसका प्रमाण सामने आ गया है। पिछले दिनों राज्य में गिरफ्तार कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, जो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि राहत की बात यह रही कि इन्हें 15 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कई टीम का गठन करके कई जगह पे हम लोगों ने एक साथ में छापेमारी करना शुरू किया। साथ में हम लोग अपना इनपुट भी यहाँ पे गैदर कर रहे थे। हमारी टेक्निकल टीम थी, वो भी हम लोग को हेल्प कर रही थी। तो इसमें से इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 फरार बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल के बनगामा और एक महिला को धनबाद रेलवे स्टेशन से पकड़ने के बाद उन्हें जेपी कारागार लाया गया। धनबाद से पकड़ी गई महिला दिल्ली भागने की फिराक में थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा में चूक को लेकर 6 जवानों को निलंबित किया गया है। वहाँ पे जो 6 जवान थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको कल ही निलंबित कर दिया गया। इधर इस मामले के बाद सरकार की फजीयत भी हो रही है। झारखंड सरकार अब तक बांग्लादेशी घुसपैठ को नकारती रही थी, लेकिन हजारीबाग डिटेंशन सेंटर प्रकरण ने भाजपा को मौका दे दिया है। इरफान अंसारी साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने कहा था एक भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में दिखा दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इरफान साहब, अब तो 3-3 घुसपैठिए हैं और हमारा तो मानना है कि लाखों की संख्या में आपके कांग्रेस की सरकारों के समय पाकुड़, साहेबगंज और दुमका इलाके में घुसपैठ हुई जो पूरे प्रदेश में फैल गई। तो अब तो प्रूफ हो गया, तो कब इस्तीफा दे रहे हैं माननीय? कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिख रही है। पार्टी का कहना है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है, हालांकि सरकार संवेदनशील है। कहीं से भी कोई बांग्लादेशी आया तो स्वाभाविक तौर पे उसको पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, और उस डिटेंशन सेंटर से अगर वो भागा है तो प्रशासन की त्वरित गति से कार्रवाई हुई और उसको पुनः पकड़ लिया गया। तो हमें लगता है कि यह मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इन तीनों बांग्लादेशियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इन्होंने अपनी सजा भी पूरी कर ली है। इन सबों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी थी। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में छुपकर अवैध तरीके से रह रहे हैं, इसकी पुष्टि इस प्रकरण से हो गई है, जो भाजपा के दावों को भी सच साबित करता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति के बजाय तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। खबरों में बढ़ते हैं आगे। डिजिटल क्रांति ने व्यापार को भी नई गति दी है। यूपीआई और ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़कर आज करोड़ों की संख्या में आम लोग और व्यापारी लेन देन को आसान बना रहे हैं। ग्रामीण विकास और डिजिटल समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है यूपीआई। यूपीआई से मार्च 2025 में सिर्फ एक महीने के अंदर 18 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का लेन देन हुआ। आज 46 करोड़ लोग और 6 करोड़ 50 लाख व्यापारी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अन्य देश जैसे यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। आधार ई-केवाईसी ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है। अप्रैल 2025 तक 141.88 करोड़ आधार आईडी जारी किए गए। 2015 से मार्च 2023 के बीच सरकार को 3,48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। मई 2025 तक डीबीटी के माध्यम से 43.95 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस प्रणाली से 4 करोड़ 23 लाख नकली एलपीजी कनेक्शन हटाए गए। राशन कार्ड से 5 करोड़ 87 लाख अपात्र लाभार्थी भी हटाए गए। डिजिटल व्यापार को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से 2022 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी की शुरुआत हुई। जनवरी 2025 तक ओएनडीसी नेटवर्क 616 से अधिक शहरों में फैल चुका है। जनवरी 2025 तक ओएनडीसी पर 7,64,000 से अधिक विक्रेता व सेवा प्रदाता पंजीकृत हुए हैं। सरकारी विभागों में सामान्य उपयोग की वस्तुओं व सेवाओं की खरीद के लिए जेम प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। जेम से 1,60,000 से अधिक खरीदार और 22,50,000 विक्रेता सेवा प्रदाता संबद्ध हैं। कर्मयोगी भारत सिविल सेवा क्षमता निर्माण का प्रमुख कार्यक्रम है। मई 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ 7 लाख से अधिक कर्मयोगी जुड़े। इसमें 2,588 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से अधिक प्रमाण पत्र इस कार्यक्रम के जरिए जारी किए जा चुके हैं। वहीं डिजी लॉकर पर जनवरी 2025 से 11 जून 2025 तक 9 करोड़ 42 लाख उपयोगकर्ताओं ने डिजी लॉकर में साइन अप किया है। 2024 में 2,031 लाख 99,000 यूजर्स ने साइन अप किया, जबकि 2015 में ये संख्या मात्र 9,98,000 थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार की राजधानी पटना के लोगों के लिए 11 जून 2025 का दिन ऐतिहासिक बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर को जनता को समर्पित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को उद्घाटन किया। अब पटना के लोग महानगरों की तरह डबल डेकर फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ी से फर्राटे भरेंगे। इसके चालू होने से पटना वासियों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर का ऊपरी डेक गांधी मैदान से साइंस कॉलेज की तरफ जाने वाले यातायात के लिए है, जबकि नीचे का डेक पटना कॉलेज से गांधी मैदान की तरफ जाने वाले यातायात के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन, जिन्होंने इस योजना की परिकल्पना रखी और विभाग ने इसको समय सीमा में पूरा किया। पटना बिहार का पहला डबल डेकर ब्रिज बनकर तैयार हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जनता को समर्पित किया है। और इस
बड़े इलाके में जहाँ अशोक राजपथ में घनी आबादी है, पटना यूनिवर्सिटी, PMCH जैसे महत्वपूर्ण संस्थाएं यहाँ पर हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। आने वाले जो हमारे छात्र छात्राएँ इमरजेंसी सिविल सेवाओं में जो हमारे मरीज आते हैं, उन सबको इस ब्रिज का पूरा लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से बिहार के लिए बड़ी सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता को दिया है। पटना में नवनिर्मित डबल डेकर फ्लाईओवर की लागत 422 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर तक है। इस फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे 2 पथ हैं। पहला स्तर 1.5 किलोमीटर लंबा जो पटना कॉलेज से BN कॉलेज तक जाता है। दूसरा स्तर 2.2 किलोमीटर है जो शहर के कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक जाएगा। दोनों स्तर पर 8.5 मीटर चौड़ाई का कैरिज वे बनाया गया है जिससे वाहनों के परिचालन में आसानी होगी। हम लोग जितने भी 2-4 प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट्स थे जो थोड़ा डिले हो गए थे, उनको भी सॉर्ट आउट करके एक बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में आप चेंजेस दिखा ही रहे हैं, उसी तरह से बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। और इसके कारण इंडस्ट्रियल और जो बाकी एटमॉस्फेयर है ट्रेड वगैरह का, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन रहा है के लिए। डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। पटना के सबसे पॉश इलाकों में से एक अशोक राजपथ के लोगों के लिए ये फ्लाईओवर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं। इस फ्लाईओवर के निर्माण होने से गांधी मैदान, NIT, कृष्णा घाट, BN कॉलेज, सिविल कोर्ट, पीर बहोर, पटना मार्केट, गोविंद मित्रा रोड, मखनिया कुआं रोड, खजांची रोड, महेंद्रू, गोकुलपुर, भिखना पहाड़ी, रमना रोड, NIT, पटना विश्वविद्यालय और गुलाबी घाट आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। गांधी मैदान जो है हमारा, इससे भी ये कनेक्टिविटी और कलेक्ट्रेट से भी जो है यहाँ से संपर्क बहुत सुलभ हो रहा है, तो काफ़ी अभूतपूर्व है। और ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है कि जो कंजेस्टेड एरिया है इसका ट्रैफिक रिलीव करने के लिए कि आप देख रहे हो कि 4 लेयर में ये बना है। नीचे मेट्रो है, फिर सर्विस रोड, फर्स्ट लेवल और जो सेकेंड लेवल, मतलब 4 लेयर्स है ये ट्रांसपोर्ट। यह बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर है। दूसरा फ्लाईओवर छपरा में बनाया जा रहा है जो बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। पटना में तेजी से चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ इस डबल डेकर फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी शहर की ट्रैफिक प्रबंधन को और मजबूत करेगी। शहर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के काम के साथ इस डबल डेकर पुल के शुरू हो जाने से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बहुत बेहतर हो गई है। इसके साथ ही पटना की एक बड़ी आबादी को जाम से मुक्ति मिल गई है। बिहार के विकास में इस डबल डेकर पुल ने एक नया इतिहास जोड़ दिया है। DD न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां की सरकार ने ग्रामीण संपर्क को नई दिशा देते हुए सड़क विहीन 20,650 मजरे टोलों तक पक्की सड़क पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी है। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बनाई जाएंगी 30,900 किलोमीटर सड़कें। 20,650 बस्तियों को पहली बार मिलेगी पक्की सड़क। मध्य प्रदेश में हर मजरा टोला जुड़ेगा सड़क से। योजना पर 21,630 करोड़ रुपए होगा खर्च। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति। सड़कों का निर्माण रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। PMGSY वाले मानक निर्माण व मेंटेनेंस के लिए होंगे लागू। मध्य प्रदेश में गांव-गांव में सड़क बनाने की बड़ी कवायद की जा रही है। इसके लिए प्रदेश की करीब 21,000 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश के सुदूर बसाहटों मजरा, टोला, धूनी, पुरा इत्यादि को 12मासी संपर्कता प्रदान करने के लिए करीब 22,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में इस अहम योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पहले चरण और वित्तीय वर्ष 2030-31 से 2034-35 तक दूसरे चरण में रोड बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना ये मध्य प्रदेश के दूरस्थ गांव, विशेषकर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी योजना है ये।
तो एक महती योजना आज हमारे प्रहलाद पटेल जी ने कैबिनेट में रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के क्षेत्रों को, इस प्रकार के गांवों को चिन्हित करें और इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो हमारे आदिवासी भाइयों को मिलेगा। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की समिति को इस योजना के संबंध में निर्णय लिए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। योजना का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जाएगा। मजरा टोला सड़क योजना के तहत डामर लेवल के आधार पर सीसी रोड भी बनेंगे। किए गए सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में 20,600 बस्ती ऐसी हैं जिसका एरिया 600 वर्ग मीटर है। इनमें अगर बसाहट 50 मीटर दूरी पर सड़क नहीं होगी और बसाहट में 20 मकान होंगे तो सड़क बनाई जाएगी। इसमें लगभग जो अभी सर्वे हमारे पास है तो इसमें बसाहटें 20,600 है और बसाहटों से मतलब ये है कि ऐसी बसाहट जो 600 वर्ग मीटर से क्षेत्रफल जिसमें 20 आवास, अगर 20 आवास का भी गांव होगा और 100 प्लस जनसंख्या, वास्तविक स्थिति इसकी है, और 50 मीटर दूरी से यदि 12मासी सड़क नहीं हो तो वो गांव एलिजिबल होगा। इसका लाभ दूरस्थ अंचल में रहने वाले जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से मिलेगा। यह योजना राज्य के दूरस्थ और छोटे गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई है। योजना में कुल 30,900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण अनुमानित है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की तरक्की की राह अब और आसान होने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है उन गांवों और टोलों तक पक्की सड़कों को पहुंचाना जो अब तक विकास की मुख्य धारा से कटे हुए थे। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।